हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं वेक्टर का पार्ट नंबर सेकंड और इसके अंदर हम करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एंड दोस्तों सदिशों का योग एवं जो घटाने एवं उनसे संबंधित जितने भी नियम है उन सभी को अपन करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों मिशन सक्सेस का आज हमारा पार्ट नंबर सेकेंड होने वाला है। इससे पहले आपको इसको एक पार्ट यानी प्रोवाइड करवा दिया गया है। इस मिशन सक्सेस के अंदर आपको फिजिक्स के सभी यानी टॉपिकों की चैप्टर वाइज कंसेप्ट एवं प्रैक्टिस करवाई जा रही हैं। आज इसका पार्ट नंबर सेकंड है और इसके अंदर अपन कर रहे हैं वेक्टर का वीडियो नंबर 2। दोस्तों यदि आप हमारे इन लेक्चर की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के सर को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सभी हमारी जो प्रीवियस पीडीएफ है और जो न्यू पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दी जाती हैं। और यदि आप हमसे व्हाट्सअप के द्वारा संपर्क करना चाहते हैं तो ये हमारे आपको वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, यहाँ से आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं सदिशों के योग को। दोस्तों सदिशों के योग का जो पहला नियम है वो हमारा है दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। यानी दो सदिश आपको दिए हुए हैं ए वेक्टर और दूसरा आपको दिया हुआ है बी वेक्टर। तो इनके जोड़ने का जो त्रिभुज नियम है वो अपन यानी आपको समझ आते हैं वो किस प्रकार से होता है। दोस्तों त्रिभुज का जो नियम है वो हमें क्या कहता है कि ये आपको दो सदिश हैं जिनका योग आपको निकालना है। तो इसको यानी कि अपन इस प्रकार से यानी सेट करते हैं कि यानी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हो। यानी दोस्तों हमारी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, इन पर इन सदिशों को इस प्रकार से रखा जाता है कि इनकी इन दिशाओं का जो ऑर्डर होता है वो समान होना चाहिए। यानी दोस्तों यदि इस प्रकार यानी कि ए की डायरेक्शन तो बी की डायरेक्शन हमारी ये होनी चाहिए। तो इनका जो योग होगा दोस्तों वह त्रिभुज की यानी तीसरी भुजा होगी और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के ऑर्डर के विपरीत होती है। यानी दोस्तों यदि अपन यानी इस त्रिभुज की इस भुजा पर यानी ए वेक्टर को दर्शाते हैं और इस भुजा पर अपने बी वेक्टर को दर्शाते हैं तो इनका जो योग होगा ए प्लस बी वह हमारी इसकी तीसरी भुजा होगी। यानी इसका जो रिजल्टेंट होता है जो परिणामी होता है वो हमारा क्या हो जाता है, इसकी तीसरी भुजा होती है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों की विपरीत होती है। यही हमें दोस्तों त्रिभुज नियम हमारा यानी त्रिभुज नियम के अनुसार यदि हमें इनका जो योग निकालना हो तो इन दोनों का यानी कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं पर अपन यानी प्रदर्शित करते हैं और त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो इनके योग को प्रदर्शित करती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के ऑर्डर के विपरीत होती है। इसकी थ्योरी यदि अपन देखें तो यहाँ पर आपको थ्योरी भी दी हुई है। थ्योरी में आपको क्या बताया गया है कि यदि दो अशून्य सदिशों को समान क्रम में ली गई त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इनका जो परिणामी है वो विपरीत क्रम में तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होता है। यानी दोस्तों आपके पास यानी ये दो हमारे सदिश हैं, उनको समान ऑर्डर में यदि त्रिभुज की इन दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है वो विपरीत यानी डायरेक्शन के अंदर इसके यानी जो परिणामी होता है रिजल्टेंट होता है यानी परिणामी उनको प्रदर्शित करती है। या दोस्तों अपन ये भी कह सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो तीसरा है सदिश होता है वो ओ बी वो किसके बराबर होता है, यानी ये हमारा ए सदिश ए और ये दूसरा सदिश हमारा बी वाला कौन सा है, ये हमारा ए बी। तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। यदि दोस्तों इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यानी आपके पास इस प्रकार से यदि ए सदिश है या आपका बी सदिश है तो सी सदिश हमारा त्रिभुज की तीसरी भुजा हो जाएगी और इसका जो हमारा आर है इसका यदि आपको इसका जो दोस्तों हमारा जो रिजल्टेंट है यानी परिणामी है परिमाणी है इसका दोस्तों यदि आपको परिणाम निकालना हो परिमाण तो वो क्या होगा, यदि आर यानी मैग्नीट्यूड दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। दोस्तों इसका फॉर्मूला याद रखना दोस्तों। यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है यदि आप इन दोनों के मैग्नीट्यूड दिए हुए हों तो पहले तो आप इनका स्क्वायर करेंगे फिर 2ab cos थीटा यानी दोस्तों इन दोनों के मध्य जो एंगल होता है ये इन दोनों का एंगल होता है यहाँ पर थीटा, तो cos थीटा का मान आप यहाँ पर रखेंगे। इस प्रकार से इसका परिणामी आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एक आपको न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगी, आपको एक फिंगर दिया हुआ है और उसके अनुसार आपको बताना है कि कौन सी यानी हमारी जो इक्वेशन होगी वो आपकी राइट होगी। तो मैंने दोस्तों हमारा जो यानी सदिश का जो हमारा त्रिभुज नियम है उसके अनुसार मैंने क्या बताया था कि दोस्तों त्रिभुज के अंदर यानी कोई सी भी यानी जो हमारी दो भुजा होती हैं जो समान ऑर्डर में होती है उनका जो योग होता है वो हमारा विपरीत भुजा के अंदर ऑर्डर के अंदर जो भुजा होती है उसके योग के बराबर होती है। तो सबसे पहले दोस्तों इस यानी त्रिभुज के अंदर अपन यह देखेंगे कि कौन सी दो भुजा समान ऑर्डर में है। तो अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो सी वाली डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में है और ए वाली भी इस तरह है, यानी दोस्तों ये दोनों समान ऑर्डर में है। तो इस प्रकार से हमारा जो सी प्लस ए हो जाएगा दोस्तों वो यानी बी वाली हमारे विपरीत ऑर्डर में है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको कौन सी ऑप्शन में दी हुई है, दी हुई है सी ऑप्शन में।
यानी दोस्तों हमारा जो b इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो जाएगा c प्लस ए के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा c और a की जो डायरेक्शन है वो हमारी सेम ऑर्डर में है और जो b की डायरेक्शन है वो इसके विपरीत क्रम में है। तो इन दोनों का योग हो जाएगा हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं हमारा सेकेंड का अगला नियम। सेकेंड का दोस्तों जो अगला नियम है वो हमारे के दिया हुआ है कि सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी दोस्तों दो सदिश आपको दिए हुए हैं, ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। इन दोनों का जो योग है वो अपने समांतर चतुर्भुज का जो नियम है उसके अनुसार कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं समांतर चतुर्भुज का जो नियम है उसके अनुसार। तो दोस्तों ये नियम में क्या कहता है कि इन दोनों यानी जो सदिश हैं दोस्तों उनको किसी भी यानी समांतर चतुर्भुज है उनकी दो आसन भुजाओं पर, यानी दोस्तों आसन भुजाएं होती हैं, यानी कि जो पास पास वाली भुजाएं होती हैं वो आसन भुजाएं होती हैं। उनको इस प्रकार से रखा जाता है कि दोनों की जो यानी डायरेक्शन होती है वो एक बिंदु से यानी एक यानी डायरेक्शन में होती है, यानी दोनों एक बिंदु से निकलती हुई रहती हैं। तो दोस्तों इस यानी समांतर चतुर्भुज का जो विकिरण होगा वो हमारे इसका जो रिजल्टेंट होता है यानी इसका जो योग होता है उसको प्रदर्शित करता है। जैसे कि दोस्तों आपको डायग्राम में दिया हुआ है कि आपका जो एक वेक्टर है उसको अपन इस भुजा पर प्रदर्शित किया गया है और दूसरा जो वेक्टर है आपको इस भुजा पर प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों इस यानी चतुर्भुज का जो हमारा जो विकिरण होता है ये विकिरण इनके योग को प्रदर्शित करता है। यही हमारा दोस्तों समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। इसकी जो थ्योरी होती है वो आपको यहाँ पर दी हुई है। यदि दो अशून्य सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी दोस्तों दो आसन भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है और यानी उनके उभयनिष्ठ यानी प्रतिच्छेद बिंदु से यानी गुजरने वाले विकिरण उनके परिणामी सदिश को यानी प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वहाँ से जो निकलने वाला जो विकिरण होता है दोस्तों यह इसका जो यानी रिजल्टेंट होता है जो परिणामी होता है उसको प्रदर्शित करती है। दोस्तों इसका जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, परिणामी का जो परिमाण होता है उसका फॉर्मूला दोस्तों पहले यानी जो हमारा त्रिभुज लॉ मैंने पढ़ा था उसी के समान होता है। यानी आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। दोस्तों इसको भी आप नोट कर लें। अब यानी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल केस दिए हुए हैं, यानी इसका जो मेरे रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला पड़ा है आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर cos थीटा। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ स्पेशल केस दिए हुए हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। यदि दोस्तों आपको कोई दो सदिश दिए हुए हैं उनकी दोस्तों जो मध्य जो एंगल है ये आपका ए वेक्टर है और दूसरा सदिश है ये आपका बी वेक्टर है। यदि इन दोनों के मध्य एंगल यदि आपका 0 डिग्री हो तो दोस्तों हमारा जो रिजल्टेंट है यदि अपन फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर cos थीटा यानी थीटा का मान अपन 0 रखेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर cos थीटा का मान 0 रखेंगे तो हम जानते हैं दोस्तों cos 0 का मान हमारा क्या होता है 1 होता है। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी हमारी क्या बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, यानी cos थीटा का मान अपन क्या हो जाएगा 1। तो ये इक्वेशन अपन जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका यदि अपन अंडर रूट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा a प्लस बी। यानी दोस्तों यदि दो सदिशों के मध्य का जो एंगल होता है यदि जो वह 0 डिग्री है तो इसका जो परिणामी होता है जो हमारा रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो याद रखना डायरेक्ट इनके यानी दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये यदि इन दोनों के मध्य जो कोण है वो 0 डिग्री हो तो दोस्तों याद रखना इनका जो यानी परिणामी होता है रिजल्टेंट का वो इन दोनों के परिणामियों के योग के बराबर होता है। दोस्तों दूसरा केस आपको क्या दिया हुआ है कि इन दोनों सदिशों के मध्य यानी जो कोण है वो 180 डिग्री का हो, यानी विपरीत डायरेक्शन में हो, ये एंगल हो या आपका 180 डिग्री दिया हुआ हो। तो दोस्तों इनका जो रिजल्टेंट होता है वो याद रखना इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। उसी फॉर्मूले में यदि दोस्तों अपन cos यानी cos 180 का मान रखेंगे तो हमारा नेगेटिव प्राप्त होगा और नेगेटिव मान यदि रखकर अपन सोल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो हमें क्या प्राप्त होगा a माइनस बी प्राप्त होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यदि आपको ये दोनों सदिश यानी कोई दो सदिश परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पर यानी 90 डिग्री पर हो तो उस समय इनका जो रिजल्टेंट होगा दोस्तों जो परिणामी होगा वो याद रखना उसका यानी कि मान कितना होता है वो हमारा होता है आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और इन दोनों का यूटू। दोस्तों ये दोस्तों तीनों केस है आपको याद रखना है, इन पर यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों अपन करते हैं इनसे संबंधित यानी कुछ क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि दो सदिशों के परिणामी के अधिकतम होने के लिए उनके मध्य कितना कोण होना चाहिए। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि आपके पास कोई दो सदिश हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है यानी परिमाणी यानी अधिकतम होने के लिए आपको बताना कि इन दोनों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, इन दोनों के मध्य कोण आपको पूछा गया है।
तो दोस्तों याद रखना, मैंने आपको बताया था कि यदि हमारा इनके मध्य जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है तो हमारा a प्लस बी होता है दोस्तों यहाँ पर अधिकतम होता है, यानी इनका जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों की योग के बराबर होता है यदि इन दोनों के मध्य कोण 0 हो। तो याद रखना इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी स्पेशल केस में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि इनके मध्य का जो एंगल होता है यदि हमारा 0 डिग्री हो तो इनका जो योग होता है वो डायरेक्ट इनके योग के बराबर होता है। तो यहाँ से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि दो सदिश आई कैप पल माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप तथा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप में कौन सा सदिश जोड़ा जाए जिसका परिमाणी x के अनुदिश इकाई सदिश हो। दोस्तों आपको क्या बताना कि आपके पास यानी कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, दो सदिश दिए हुए हैं और आपको तीसरा एक और सदिश बताना है जिसको इसके अंदर जोड़ते ही दोस्तों हमारे मान लेते हैं वो हमारा x है, उसको इन दोनों के अंदर जोड़ते ही हमारा कितना प्राप्त हो जाए दोस्तों, हमारा जो x के अनुदिश इकाई सदिश है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए x के अनुदिश जो इकाई सदिश होता है वो केवल i कैप होता है, यानी आपको i कैप प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों अपन इसको हल करते हैं तो यानी कि आपको इक्वेशन क्या प्राप्त हो जाएगी, यानी हमारा जो आई है एक तो माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप और इन दोनों को योग करते हैं अपन 2i कैप प्लस का j कैप और माइनस का k कैप। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से यानी को एक कौन सा सदिश और जोड़ा जाए कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, i कैप प्राप्त हो जाए, यानी x के अनुदिश हमें क्या प्राप्त हो जाए, इकाई सदिश प्राप्त हो जाए। तो इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो दोस्तों इसमें इधर हमें क्या प्राप्त होता है, आई अपन देखते हैं कि हमारा एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तो आपको कितने हो जाएंगे 3i कैप हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अपन देखते हैं कि माइनस का 2j कैप है और यहाँ पर हमारा j कैप है, तो ये हमारा माइनस का j कैप हो जाएगा। और के कैप की यदि अपन बात करते हैं यहाँ पर 2 कैप है, यहाँ पर माइनस का के है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या प्राप्त हो जाएगा प्लस का के कैप प्राप्त हो जाएगा और ये हमारा x हो जाएगा और इज इक्वल टू में है हमारा आई कैप है। x इज इक्वल टू दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, इनको यदि अपन इधर लेकर आएंगे तो 3 यानी इधर एक है, ये हमारा माइनस का 3 इधर हो जाएगा तो हमारा माइनस का 2i कैप बचेगा और दोस्तों ये j इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का j कैप। और यदि अपन के की बात करते हैं इधर आकर हो जाएगा हमारा नेगेटिव यानी के कैप। तो दोस्तों हमारा तीसरा सदिश ये होगा। यदि इस सदिश को इन दोनों सदिश को अंदर अपन जोड़ते हैं तो दोस्तों हमें आई यानी कैप प्राप्त हो जाता है, यानी x के अनुदिश हमें क्या प्राप्त होता है, इकाई अनुदिश प्राप्त होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बार यानी कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है एडिशन का, उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि दो सदिशों a प्लस बी के मध्य कोण थीटा हो तो उनके योग का मान होगा। दोस्तों यहाँ से आपको डायरेक्ट यानी पूछ लिया गया है कि आपके पास यानी कोई दो सदिश हैं, एक दूसरा सदिश a है और दूसरा आपका कितना है b, इनके मध्य का एंगल आपको कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो आपको बताना कि इनका जो योग होगा, इनका जो रिजल्टेंट होता है उसका परिमाण आपको बताना क्या होगा। तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो r इज इक्वल टू होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और इसका भी अंडर रूट होता है। तो ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, यानी कोस थीटा दोस्तों कहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ कि a तथा b दो सदिश एक तल में स्थित हैं, एक अन्य सदिश c इस तल के बाहर है, तो इन सदिशों के का परिमाणी अर्थात a प्लस बी प्लस सी शून्य हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता, a प्लस बी के तल में होगा या c के तल में नहीं होगा। दोस्तों हमें क्या दिया हो कि आपके पास यानी कोई दो यानी तीन सदिश हैं। एक सदिश दोस्तों मान लेते हैं हमारा x के अनुदिश है, दूसरा y के अनुदिश है और तीसरा z के अनुदिश है। यानी दोस्तों हमें क्या दिया हुआ कि ये तीनों हैं वो एक तल में नहीं है, यानी a तथा b यानी एक तल में हो गए। तो जो तीसरा सदिश है वो इसके तल में नहीं है, तो अपन मान लेते हैं इन दोनों के परपेंडिकुलर है, c तल में है। तब आपको बताना कि दोस्तों इनका जो ये तीनों का जो योग है वो कभी शून्य हो सकता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, यानी तीन सदिशों का योग शून्य इस प्रकार से कभी नहीं होगा। यदि तीन सदिश दोस्तों यदि एक यानी समान तल में स्थित हैं तब उनका योग शून्य हो सकता है। यदि ये तीनों समान तल में स्थित नहीं है तो उनका योग शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि यदि अपन इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारा इन्हीं के तल में प्राप्त होगा और ये फिर यदि दोस्तों इसी के तल में प्राप्त होगा,
फिर यदि आपको कोई एक सदिश प्राप्त हो गया है, तो यदि दो सदिशों का जो रिजल्टेंट दोस्तों शून्य का कब प्राप्त होता है कि दूसरा जो सदिश होता है वो इसके विपरीत डायरेक्शन में हो। यहाँ पर दोस्तों जो तीसरा सदिश है इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इस प्रकार से यानी इनका जो परिणामी है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो यानी तो आपका बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा, यानी इनका जो रिजल्टेंट है दोस्तों वो कभी भी शून्य नहीं होगा। बल्कि सी ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ कि इन तीनों का जो योग होगा वो ए प्लस बी के तल में होगा दोस्तों, वो भी बिल्कुल गलत, क्योंकि ये हमारा ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। इन दोनों का योग अपन निकालेंगे दोस्तों, वो तो हमारा ए बी के तल में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिर यदि अपन सी को जोड़ते हैं तो इनका दोस्तों जो हमारा सदिश प्राप्त होगा वो इस तल के एवं जो हमारा सी वाला है इन दोनों के बीच में प्राप्त होगा, न कि ए बी के तल में, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और डी वाला क्या दिया हुआ कि सी के तल में प्राप्त होगा दोस्तों, सी वाले तल में भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि दोस्तों इन तीनों के मध्य में प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी इन तीनों का जो योग होगा वो शून्य कभी भी नहीं हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों हमारा जो अगले नियम पर। अगला जो सदिशों का योग का नियम है वो हमें क्या दिया हुआ है कि सदिशों के योग का बहुभुज नियम। यानी दोस्तों हमें क्या दिया हो कि आपको यानी सदिश के यानी बहुत सारे सदिश दिए हुए हैं और उनका योग आपको उनका जो परिमाणी है रिजल्टेंट है वो आपको निकालना है। तो दोस्तों याद रखना, यदि आपको बहुत सारे सदिशों का योग निकालना हो तो अपन क्या करते हैं कि दोस्तों उनको यानी कि इस प्रकार से, यानी कोई हमारा बहुभुज है उनकी भुजाओं पर प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। और दोस्तों हमारे जो अंतिम भुजा होती है उसकी एनवी भुजा होती है, उसका जो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो उसी को प्रदर्शित करती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सभी सदिशों के ऑर्डर के विपरीत होती है। यानी आपको क्या दिया हो कि दोस्तों आपका जो पहला वेक्टर है उसको ए भुजा पर यानी प्रदर्शित किया है, और बी भुजा का आपको ए बी भुजा पर यानी, और सी वेक्टर को बी सी भुजा पर, और डी वेक्टर को आपको किसके पर, डी बी भुजा पर, और ई वेक्टर को डी ई पर। तो दोस्तों इन पांचों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा, इनकी 1 2 3 4, इन चारों सदिशों का दोस्तों हमारा जो परिणामी हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, वो हमारी इसकी अंतिम भुजा होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी दोस्तों वो इन सभी के विपरीत क्रम में ऑर्डर में होती है, यानी विपरीत क्रम में होती है। तो इस प्रकार से आपको इसकी थ्योरी भी दी हुई है। यानी यदि अशून्य सदिशों की संख्या n भुजा वाले बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करती है, यानी दोस्तों यानी कि यदि आपको n भुजाओं n यानी सदिशों का यदि आपको योग निकालना है तो आपको n बहुभुज वाली n- यानी दोस्तों इन सभी भुजाओं पर, यानी इसको अब इस प्रकार से अपन दर्शाते हैं। तो इसकी दोस्तों भुजा की जो अंतिम भुजा होती है, यानी जो nवीं भुजा होती है वो विपरीत दिशा में इसके परिमाणी को यानी परिणामी को प्रदर्शित करती है। यानी आपको डायग्राम में दिया हुआ है ए बी सी तथा डी, इन तीनों को समान ऑर्डर में इस बहुभुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और इसकी जो अंतिम भुजा है ओ ए, तो दोस्तों यह यानी अंतिम यानी जो विपरीत क्रम में इसको जो हमारा परिणामी है, परिमाणी है, रिजल्टेंट है उसको प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो आर इज इक्वल टू जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपको यानी कोई कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ इनके योग के आधार पर। तो यानी पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हो कि भिन्न भिन्न परिणामों के न्यूनतम कितने समतलीय सदिशों का योग शून्य हो सकता है। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि भिन्न भिन्न यानी परिमाणी के आपको पास न्यूनतम कितने सदिश होने चाहिए कि उनका जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, वो आपका शून्य प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों यदि आपको दो सदिश दिए हुए हों तो दोस्तों उनका तो एक ही कंडीशन में यानी जो हमारे रिजल्टेंट है वो शून्य हो सकता है, यानी ये विपरीत क्रम में हो और यानी विपरीत डायरेक्शन में हो, यानी दोस्तों समान हो और विपरीत डायरेक्शन में हो। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि भिन्न भिन्न दिए हुए हैं। यदि दो सदिश यानी भिन्न भिन्न नहीं है और यह यदि वह विपरीत क्रम है तो हमारा जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो ए माइनस के बी हो जाएंगे, यानी कि शून्य नहीं होगा। यदि ये दोनों समान होते हैं तभी हमारा शून्य होता है। तो यानी न्यूनतम और भिन्न भिन्न यानी के लिए आपको 3 सदिशों की आवश्यकता होती है, क्योंकि दो असमान सदिशों का जो परिणामी है वो हमारा कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि दो सदिशों पी तथा क्यू के परिणामी के अधिकतम तथा न्यूनतम में परिमाणों का अनुपात 3:1 है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास यानी कोई दो सदिश दी हुई हैं पी एवं क्यू, इनका दोस्तों जो हमारा जो अधिकतम परिमाणी है और जो न्यूनतम परिणामी है उनका जो मैग्नीट्यूड है दोस्तों उनका अनुपात आपको 3:1 दिया हुआ है। तो इन दोनों के अंदर आपको संबंध बताना है कितनों का। तो दोस्तों जब मैंने आपको स्पेशल केस करवाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब दो सदिशों के मध्य का जो एंगल 0 डिग्री होता है तब दोस्तों हमारा जो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और वो हमारे इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी कि आर मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा पी प्लस क्यू, और आर मिनिमम दोस्तों आपका कितना हो जाएगा जब इन दोनों के मध्य जो एंगल 180 डिग्री होता है तब होता है हमारा पी माइनस का क्यू। और इन दोनों का अनुपात दोस्तों आपको कितना दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है।
तो हम हमें यानी पी एवं क्यू में हमें संबंध निकालना है कितना होगा। तो हम क्या करते हैं कि दोस्तों आपको क्या करेंगे, जो हमारा हंस है और हर एक ऊपर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और नीचे अपन घटा देंगे दो, ऐसा ही यानी यदि अपन दोनों साइड करते हैं तो दोस्तों हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी पहले क्या करेंगे कि हमारा हर है, अंश है, और जो हर है इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, यानी पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू इन दोनों को अपन जोड़ देंगे। और नीचे क्या करेंगे, अपन इन दोनों को कम कर देंगे, यानी अंश है हमारा, उसमें से अपन हर को घटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, और क्यू हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा ही अपन इधर करेंगे, इसका जो अंश है वो हमारा 3 है और हर है वो 1 है, इनको पहले जोड़ देंगे और फिर इन दोनों को घटा देंगे। तो इसको आगे अपन सोल्व करेंगे दोस्तों, हमें क्या प्राप्त होता है कि हमारा यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस का क्यू से माइनस का क्यू कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस के पी से प्लस का पी कट जाएगा। ऊपर दोस्तों हमारे यहाँ पर 2p बचता है और नीचे हमारा 2q बचेगा, और ये किसके इक्वल हो जाता है, 4/2 के प्राप्त हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2p प्लस के 2q जो हमें प्राप्त हुआ वो किसके बराबर प्राप्त हो गया, 4/2 के। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों हमारा 2 बचेगा। जो p इज इक्वल टू में क्या प्राप्त हो जाता है, 2q प्राप्त हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों यदि हमारा अधिकतम एवं तथा न्यूनतम परिमाणों का यदि जो अनुपात आपको 3:1 दिया हुआ है, तो इन दोनों के अंदर जो हमारा सही संबंध हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2q हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि यदि बिंदु द्रव्यमान पर दो बल F1 तथा F2 परस्पर लंबवत दिशाओं में लगते हैं तो बिंदु द्रव्यमान पर परिणामी बल होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि जो हमारे कोई बिंदु द्रव्यमान है, इस पर परस्पर दो यानी बल है जो यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत हैं, और वो F1 तथा F2 है। तो आपको बताना कि द्रव्यमान पर जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको स्पेशल केस के अंदर बताया, वो आपको याद रखना है कि यदि दो फोर्स हमारे परपेंडिकुलर हो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी F1 का स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर के वन की अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये मैंने आपको सभी यानी कि यहाँ पर जो हमारे स्पेशल केस है उसके अंदर करवाया है, वो कहाँ पर हैं, ये रहे हमारे स्पेशल केस। यानी दोस्तों यदि हमारा जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो रिजल्टेंट है, यानी इसका जो परिणामी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कब होता है, जब उनके मध्य एंगल 0 डिग्री होता है। मिनिमम कब होता है, इनके मध्य का जो एंगल 180 डिग्री होता है। जब दोस्तों एंगल 90 डिग्री होता है तो डायरेक्ट आपको याद रखना जो R इज इक्वल टू होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। दोस्तों यहाँ पर आपकी ये जो हमारी एक स्लाइड है वो आपको बच गई है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि दो असमान सदिशों का परिणामी शून्य नहीं हो सकता। यानी दोस्तों आपको क्या दिए हुए हैं कि दो सदिश दिए हुए हैं और दोनों ही हमारे असमान है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वह कभी भी शून्य नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों दो समान सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है, वो कब होता है, जब यानी दोनों विपरीत डायरेक्शन में हो। जब दोनों असमान हैं तब दोस्तों इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, a माइनस का b हो जाएगा और कभी भी शून्य नहीं होगा। समान होने पर इसका रिजल्टेंट हमारा शून्य प्राप्त हो सकता है। और दोस्तों यानी सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि तीन समतलीय सदिशों का परिणामी शून्य अथवा अशून्य दोनों हो सकते हैं। एंड दोस्तों यदि आपको तीन यानी समतलीय सदिश दिए हुए हैं तो इनका परिणामी शून्य हो सकता है, लेकिन तीन असमतलीय सदिशों का जो परिणामी है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। यही दोस्तों इन्हीं के आधार पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यानी जो हमारे तीन है वो असमतलीय सदिश यानी भिन्न भिन्न परिणामों के यानी समतलीय सदिश हैं, तो उनका योग यानी शून्य हो सकता है। तो उनको न्यूनतम यानी 3 की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि तीन समतलीय सदिशों का जो परिणामी है वो शून्य हो सकता है। अब दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले नियम पर। दोस्तों अब अपन करेंगे दो एक क्वेश्चन और है, उससे पहले सदिश ए तथा बी के परिणामी सदिशों का समांतर इकाई सदिश है। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास यानी दो सदिश दिए हुए हैं और इसका जो परिणामी होगा उसके समांतर आपको इकाई सदिश निकालना है। तो इकाई सदिश कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दोस्तों इनका जो परिणामी है वो उसको निकालेंगे। तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, a प्लस बी होता है। तो इन दोनों को यदि अपन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से यदि अपन a घटाएंगे तो हमारा 3i कैप हो जाएगा। और दोस्तों 3j कैप और 3j कैप हमारा कितना हो जाएगा, 6j कैप हो जाएगा। और 6 में से यदि अपन 8 को घटाएंगे तो हमारा माइनस का 2k कैप हो जाएगा। और इसका दोस्तों यदि अपन सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल कर अपन उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको तीनों में ये जो सदिश है वो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, बल्कि
ये सदिश आपको कहाँ पर दिया हुआ है 3, 6 और -2। तो 3, 6, -2 आपको इन दोनों में दिया हुआ है। तो अब इसका दोस्तों अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हमारा 7 आता है या 49 होता है। यदि 7 आएगा तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा और 49 आएगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि इकाई सदिश निकालने के लिए दोस्तों अपन क्या करते हैं कि जो भी हमारा सदिश होता है उसके अंदर उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड अपन निकालेंगे, तो इसका यदि अपन निकालेंगे तो कितने हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका अपन करेंगे अंडर रूट। ये हमारा हो गया अंडर रूट के 49, यानी क्या कितना प्राप्त हो गया 7। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों इन दोनों का जो हमारा परिमाणीय में कितना प्राप्त हुआ है तो हमें ये प्राप्त हुआ है। और इसका यदि अपन इकाई सदिश निकालेंगे तो अपन इसके जो मैग्नीट्यूड है उस चीज़ को डिवाइड करते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं दोस्तों अपन सदिशों के व्यवकलन को यानी घटाने को, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सदिशों का घटाने के अंदर क्या होता है कि दोस्तों यदि आपको कोई दो सदिश दिए हुए हैं तो उनका जो घटाना अपन क्या होता है कि a माइनस बी होता है। तो दोस्तों a माइनस बी को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अपन a और माइनस बी का क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि दोस्तों आपका जो बी वेक्टर है या आपका a वेक्टर है, तो अपन यानी माइनस बी को इमेजिन कर लेते हैं कि दोस्तों हमारा जो माइनस बी इसके विपरीत क्रम में हो जाएगा। तो अब a और माइनस बी का अपन ऐड यानी दोस्तों ऐड करना अपन जानते हैं। तो इन दोनों का जो ऐड करेंगे दोस्तों हमारे त्रिभुज नियम या समांतर यानी जो चतुर्भुज है उसके अनुसार इसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी जो डायरेक्शन होती है वो याद रखना, यदि योग की डायरेक्शन ये होती है तो नेगेटिव की डायरेक्शन हमारी यानी अलग होगी। यानी दोस्तों पहले अपन बी को अपन माइनस बी निकालते हैं, फिर माइनस बी को और ए को अपन ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के मध्य में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आर अंतर होगा वो हमारा इधर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इसको इक्वेशन निकालते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड यदि अपन निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अपन a प्लस बी का जो अपन मैग्नीट्यूड निकालते हैं हमारा कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉन्स्टेंट होता है। उसी प्रकार से ए प्लस माइ यानी दोस्तों यहाँ पर अब यानी पहले प्लस का बी था, अब यहाँ पर हमारा माइनस का बी हो गया है। तो इस इक्वेशन के अंदर अपन बी की जगह माइनस बी रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अपन यानी माइनस बी रखेंगे तो उसका स्क्वायर यानी फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि अपन बी की जगह माइनस रखेंगे दोस्तों हमारे ये चिन्ह होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट है, जो हमारा परिमाणीय यानी दोस्तों रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड है इसका, उसका फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पर इसके बीच में नेगेटिव होता है और आपको इसके डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपन इसका जो नेगेटिव है उसके बयान कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको यहाँ पर क्या दिया हो कि 3 बलों के प्रभाव में एक वस्तु विराम अवस्था में है, जिनमें से 2 बल F1 तथा F2 है, तो तीसरा बल होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास यानी कोई 2 फोर्स हैं, एक F1 ये आपको एक्सेस के अनुदिश दिया हुआ है 4i के पे, और दूसरा सदिश आपको कितना दिया हुआ है F2 की यानी y एक्स के अनुदिश दिया हुआ है 6j के पे। तो आपको इन यानी तीसरा बल निकालना है, जिससे कि दोस्तों ये इनका जो परिणामी है वो हमें शून्य प्राप्त हो जाए। क्योंकि दोस्तों यदि कोई वस्तु है वो विराम अवस्था में कब होगी, जब यानी इस पर जो लगने वाले जो तीनों बल हैं उन यानी इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा शून्य हो। तो यानी दोस्तों आपको 2 फोर्स दिए हुए हैं और इनको शून्य करने के लिए आपको एक तीसरे बल की आवश्यकता होगी, वो कितना होगा। तो दोस्तों इन तीनों का योग यदि हमारा शून्य हो जाए तभी हमारा जो हमारा वस्तु है विराम अवस्था में होगी। तो दोस्तों इसका जो रिजल्टेंट आपका कितना निकल कर आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 4i कैप प्लस के 6j कैप हो जाएगा। यानी दोस्तों इन दोनों का योग होता है और इसके अंदर यदि अपन x को जोड़ें जिससे कि हमारा शून्य प्राप्त हो जाए, तो इस इक्वेशन से यदि अपन x को निकालेंगे दोस्तों आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 4i कैप प्लस माइनस का 6j कैप। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी डी के अंदर। यानी दोस्तों इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे आपका कितना हो जाएगा, 4i कैप प्लस का 6j कैप। अब इनके अंदर कौन सा बल जोड़ें जिससे कि हमारा जो इनका जो रिजल्टेंट है वो हमारा शून्य हो जाए। तो दोस्तों यदि ये फोर्सेस के अंदर अपन जोड़ते हैं तो हमें शून्य प्राप्त हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यदि हमारा टोटल यानी फोर्स का जो परिमाण है परिणामी है वो शून्य है, तो वस्तु हमारी क्या होगी, विराम अवस्था में होगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि पूर्व की ओर 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक स्कूटर चालक 90 डिग्री पर दाहिनी ओर मुड़ता है। यदि मुड़ने के पश्चात भी स्कूटर की चाल पहले के समान रहे तब वेग में परिवर्तन होगा। दोस्तों हमें क्या बताना है कि आपको क्या दिया होगा कि एक स्कूटर है वो पहले पूर्व की ओर यानी दोस्तों इधर पूर्व की ओर कितनी यानी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गति कर रहा है। अब दोस्तों वह 90 डिग्री के कोण पर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिनी ओर मतलब दोस्तों यानी कि
इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, यानी कि यदि वह इस डायरेक्शन से जा रहा है तो इसके दाहिनी ओर दोस्तों हमारे इस डायरेक्शन में होगी। तो यानी कि वह इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पे कोण पर मुड़ जाता है, यहाँ पर मुड़ जाएगा और यहाँ पर भी वेलोसिटी वही रहती है। तब आपको बताना है कि दोस्तों इसकी जो वेलोसिटी में जो परिवर्तन हुआ है, वेग में परिवर्तन हुआ है, वो कितना होगा। तो दोस्तों वेग में परिवर्तन अपन जानते हैं v2 माइनस के v1 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों v1 तो हमारा ये हो गया और V2 आपका इस डायरेक्शन में हो गया। अब हमें क्या करना है कि माइनस का V निकालना, वो किधर होगा। तो दोस्तों माइनस का V हमारा इधर होगा। तो दोस्तों यदि अपन माइनस के V इधर होगा हमारा और प्लस का V इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारा दोस्तों वेग में परिवर्तन V2 माइनस V1 निकल कर आ जाएगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दोस्तों हमारा इस डायरेक्शन में निकलेगा और वो कितना लगे निकलेगा। यदि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दो सदिश यदि परपेंडिकुलर हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो a स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर होता है, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। यहाँ पर a और b के मान दोनों के समान है। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हमारा 100 जाएगा और ये भी 100, यानी कि अंडर रूट के 200, या अपन इसको लिख सकते हैं दोस्तों हमारा ये हो जाएगा 14.14 हो जाएगा। और इसकी दोस्तों जो दिशा हो जाएगी वो हमारी कितनी किस डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि ये हमारी पश्चिम है, ये दक्षिण है, इन दोनों के मध्य है, यानी दक्षिण पश्चिम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसका राइट आंसर आप डायरेक्ट मान से भी निकाल सकते हैं कि हमारा मान प्राप्त हो गया था। लेकिन दोस्तों इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी किस डायरेक्शन में होगी, दक्षिण पश्चिम में होगी, क्योंकि दोस्तों हमारा जो V1 है वो आपका इस डायरेक्शन में था और V2 था वो आपका नीचे की ओर था। और हमें क्या निकालना है, वेग में परिवर्तन, यानी V2 माइनस V1। तो आपका जो V2 हो जाए माइनस का V1 होगा, वो माइनस का V1 हमारा इधर हो जाएगा क्योंकि V1 हमारा इधर था। और अब हमारा माइनस के V1 एवं V2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन हमारी ये होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों डायरेक्शन को कभी भी गलत मत कर देना। अब आपके लिए आज का अंतिम एक और क्वेश्चन है दोस्तों इसके बाद में। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि दो बलों के परिमाणी का परिमाण परिणामी का परिमाण बड़े बल के परिमाण से कम है तो दोनों बल अनिवार्य रूप से परिमाण तथा दिशा में अलग अलग होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, परिमाण में बहुत छोटे होंगे या विपरीत दिशा में होंगे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जब दोनों वेक्टर के मध्य जो एंगल 180 डिग्री होता है तब हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो हमारा कितना होता है, a माइनस बी होता है। यानी जो हमारा बड़े यानी छोटे वाला जो हमारा यानी सदिश होता है मैग्नीट्यूड है, उसके मैग्नीट्यूड को अपन बड़े वाले सदिश से घटाते हैं तो हमें इसका जो रिजल्टेंट हमें प्राप्त हो जाता है वो बड़े वाले से कम प्राप्त होता है। यही हमें पूछा गया है कि हमारे जो दो बलों का जो परिणामी है वो बड़े बल के परिणाम से हमें कम प्राप्त हो तो अनिवार्य रूप से दोस्तों वह क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो आज का अंतिम क्वेश्चन है और फिर अपन आगे या सदिश के गुणन के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ कि 20 मीटर पर सेकेंड चाल से उत्तर की ओर गति करता हुआ एक ट्रक पश्चिम की ओर मुड़ता है। यदि उसी चाल से गति करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक जो ट्रक है वो उत्तर की ओर गति कर रहा है, फिर वह ट्रक यानी पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर आपको बताना कि इसके वेग में परिवर्तन कितना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि वेग में परिवर्तन हमारा V2 माइनस के V1 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इस यानी पश्चिम डायरेक्शन में V2 हो गया और V1 हमारा किधर है, इधर है। तो हमें क्या निकालना है, V2 एवं V1 यानी माइनस का V1। तो दोस्तों माइनस का V1 हमारा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि यदि V1 उत्तर की ओर है तो माइनस का V1 दक्षिण की ओर होगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में, यानी वही दक्षिण और पश्चिम में, यानी दक्षिण और पश्चिम यानी साउथ एवं वेस्ट में। तो दोस्तों या तो ऑप्शन राइट आंसर ये होगा या ऑप्शन ये होगा। अब अपन निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। दोस्तों मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन दोनों परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं कि एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर है। तो यहाँ से दोस्तों में कितना प्राप्त हो जाएगा, 400, 400 में कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 800। और 800 का दोस्तों अपन अंडर रूट करेंगे, तो 800 का अंडर रूट करेंगे दोस्तों मेरे 20 अंडर रूट 2 प्राप्त होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। एंड दोस्तों यहाँ पर यानी कि सदिश का जो हमारा व्यवकलन है, जो हमारा सब्ट्रैक्शन है, उस पर आधारित ये दोनों क्वेश्चन थे। तो यानी जो डायरेक्शन में दोस्तों आपको गलती हो सकती है, तो डायरेक्शन हमें किस प्रकार से निकालनी है, यदि आपको V1 दिया हुआ हो, ये V2 दिया हुआ हो, तो यदि आपको V2 माइनस V1 निकालना है तो सबसे पहले दोस्तों अपन इसको विपरीत कर देंगे, क्योंकि हमारा माइनस का V1 इधर होगा। फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड की जो डायरेक्शन होती है इन दोनों की यानी मध्य में होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों कई बच्चे डायरेक्शन हमारी यही कर देते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ और कंसेप्ट के साथ हम आपको मिलेंगे अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। यही वीडियो हमारा इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अपन करेंगे सदिशों के गुणन के बारे में। तो तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।